हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम राजस्थान कला और संस्कृति के अंतर्गत हस्तकला, राजस्थान की हस्तकला के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछली क्लास के अंदर हमने मीनाकारी, थेवा कला और राजस्थान के जो प्रमुख प्रिंट हैं, जिसमें अजरक प्रिंट, आजम जाजम प्रिंट है, मलीर प्रिंट है, सांगानेरी प्रिंट है, इनके बारे में डिटेल से बात कर ली थी। आज हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है चित्रांकन हस्तकला, यानी कि चित्रांकन हस्तकला से आगे की जो भी हस्तकलाएं हैं उसकी हम आज इस लेक्चर के अंतर्गत बात करेंगे। ठीक है, और वो पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि ये कितने प्रकार में हमने बांटा था और कौन कौन सी हस्तकला वो किसके अंतर्गत आती है। तो सभी की यहाँ पर हम आज बात कर लेंगे और इस लेक्चर में कोशिश करेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट करने का। तो 2 लेक्चर में आपकी कंप्लीट हस्तकला तैयार हो जाएगी और साथ में हम चित्र के द्वारा भी इसको समझते हुए चलेंगे। तो चित्रांकन हस्तकला की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली जो हस्तकला आती है वो है फड़ हस्तकला। और आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि फड़ है ये सब सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ की है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर दे देना भाई शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाएगा भाई शाहपुरा के अंदर जो फड़ के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध परिवार कौन सा, तो वो हो जाएगा जोशी परिवार। देखिए, 2 परिवार से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं आपसे, एक तो सोनी परिवार आपसे पूछा गया है और एक जोशी परिवार। याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है ये। फड़ होती क्या है, तो कपड़े का पर्दा लिया जाता है, उसके ऊपर लोक देवता या महापुरुषों के जीवन से संबंधित चित्रण किया जाता है। चित्र बना दिए जाते हैं और उन चित्र के अकॉर्डिंग अक्सर नहीं लिखे जाते हैं, चित्र के द्वारा ही उस फड़ का वाचन किया जाता है। फड़ का चित्रकार कौन होता है, तो चितेरा, अगर पुरुष होगा तो चितेरा और महिला होगी तो चितेरी। प्रसिद्ध चितेरा कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पूछा गया है। तो प्रसिद्ध चितेरा याद रख लेना श्री लाल जोशी है और इनको 2006 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। प्रथम महिला चितेरी आपसे पूछ ले तो पार्वती जोशी हो जाएगी, पार्वती जोशी। विश्व में प्रसिद्धि दिलाने वाली महिला चितेरी कौन है, तो वो गोतली देवी। याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि फड़ का वाचन है वो कब किया जाता, तो रात्रि में किया जाता। फड़ का वाचन किनके द्वारा किया जाता, तो भूपों के द्वारा फड़ का वाचन किया जाता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रख लेना। अब यहाँ से ना 2-3 क्वेश्चन और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं भाई। एक तो आप याद रख लेना फड़ प्रसिद्ध कहाँ की है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। एक तो ये याद रख लेना। कौन सा परिवार, जोशी परिवार। प्रसिद्ध चितेरा श्रीलाल जोशी, 2006 में पद्मश्री, और विश्व में प्रसिद्ध दिलाने वाली जो महिला वो गोतली देवी हो जाएगी। फड़ का वाचन रात्रि में किया जाता भूप के द्वारा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बनता है दिन में वाचित होने वाली फड़ कौन सी है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रख लेना, दिन में वाचित होने वाली फड़ है रामदला व कृष्ण दला की फड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना वाद्य यंत्र के इस फड़ का वाचन किया जाता है, कहाँ पर, हाड़ौती क्षेत्र में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता कि वाचन नहीं होने वाली फड़ कौन सी है। भाई हम पढ़ रहे हैं कि फड़ का वाचन किया जाता है और वाचन भूपों के द्वारा किया जाता है, रात्रि में करते हैं। और दिन में वाचित होने वाली फड़ रामदला व कृष्णदला की हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि वाचन नहीं होने वाली फड़ कौन सी है भाई, तो वो हो जाएगी भैंसासुर की फड़। इंपॉर्टेंट है भाई। जब ये चोर वगैरह होती है ना, ये क्या करते हैं, जब चोरी करने जाते हैं तो चोरी करने से पहले भैंसासुर की फड़ की पूजा करते हैं भाई। ठीक है ना। तो भैंसासुर की फड़ की पूजा की जाती है, वाचन नहीं किया जाता इसका। तो ये जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जीर्ण शीर्ण होने पर फड़ पुष्कर तालाब में प्रवाहित की जाती है और इसको फड़ ठंडी करना कहते हैं। भाई जब फड़ फट जाती है, कहीं से पुरानी हो जाती है, उसके चित्र धुंधले हो जाते हैं, तब इसको क्या करते हैं, जो पुष्कर तालाब है उसके अंदर इसको डाल देते हैं और इसको हम कहते हैं फड़ ठंडी करना। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी याद रख लेना भाई, सर्वप्रथम फड़ का चित्रांकन करने वाला चितेरा कौन है, तो ये आपका चौथमल हो जाएगा भाई। ये भी याद रख लेना, ये भी कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, अब प्रमुख फड़ों की बात कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। हमने फड़ के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो तो पता कर लिया। अब फड़ की बात कर लेते हैं क्योंकि फड़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए भाई, ये है पाबूजी की फड़। आप देख सकते हैं, देखिए चित्र हैं इसमें सभी के, और इन चित्रों के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है इसको। तो पाबूजी की फड़ है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फड़ है भाई, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पाबूजी की फड़ है। इसका वाचन कौन करते हैं, तो आयड़ या फिर भील या नायक जाति के भूपों के द्वारा वाचन किया जाता है। इसका चितेरा आपसे पूछे तो श्रीलाल जोशी हो जाएगा, जो 2006 में पद्मश्री मिला था जिन्हें। और वाद्य यंत्र आपसे पूछे तो रावण अथा इसका वाद्य यंत्र हो जाएगा। तो पाबूजी की फड़ याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ पूछे तो पाबूजी की फड़ हो जाएगी।
ठीक है। आगे देखिए रामदेव जी की फड़ की बात करते हैं तो रामदेव जी की फड़ है, इसमें वाद्य यंत्र रावणत्था हो जाएगा और इसका वाचन कामड़ जाति के भूपों के द्वारा किया जाता है। याद रख लेना भाई, क्योंकि रामदेव जी ने कामड़ वंश की स्थापना की थी, कामड़, ठीक है, तो इसलिए कामड़ जाति के भूपों के द्वारा रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। ये देखिए भाई, ये है देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ है तो देवनारायण जी की फड़ सबसे ज़्यादा प्राचीन मानी जाती है और सबसे लंबी फड़ है भाई, ये सबसे प्राचीन व सबसे लंबी। सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ इसे माना जाता है और सबसे छोटी फड़ भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कागज के ऊपर जब इस पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था 2 सितंबर 1992 के अंदर, 5 रुपये का डाक टिकट 2 सितंबर 1992 में जारी किया गया, तो उस समय कागज के ऊपर इसकी फड़ पे किया था, तो उस समय ये सबसे छोटी फड़ कहलाई थी। वाद्य यंत्र के रूप में जंत्र का प्रयोग किया जाता है और इसका वाचन वो बगड़ावत जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है। बगड़ावत जाति के गुज्जर या फिर भोपों के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना। ये देवनारायण जी की फड़ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे प्राचीन, सबसे लंबी, सबसे छोटी भी यही है, सर्वाधिक चित्रों वाली भी यही है और वाद्य यंत्र जंत्र हो जाएगा। और एकमात्र फड़ है जिस पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया 2 सितंबर 1992 को। कृष्ण लीला की फड़, इसकी हम बात कर चुके हैं भाई। कृष्ण लीला की फड़ है, ये राजस्थान की एकमात्र फड़ है जो ब्लैक एंड व्हाइट की फड़, ब्लैक एंड व्हाइट में, मतलब कोरोना आया था उस समय कोरोना की फड़ भी निकाली गई थी और सबसे नवीनतम फड़ यही मानी जाती है भाई, कोरोना की फड़। इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए इस फड़ का निर्माण किया गया था। ये देखिए भाई, ये है कोरोना की फड़, मतलब ऐसे चित्र बनाए गए थे जिससे जागरूक हो लोग और कोरोना से उसका बचा जा सके। और इसका चितेरा आपसे पूछा जा सकता है तो कल्याण सिंह जोशी याद रख लेना, ठीक है ना, कोरोना की फड़। अमिताभ बच्चन की फड़ भी बनाई गई है भाई और इसका वाचन है वो अमेरिका में किया गया था और अमेरिका में रामलाल भोपा और पतासी भोपी के द्वारा अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन किया गया था। तो इस प्रकार से फड़ से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी मैंने पूरी की पूरी आपको बता दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी हस्तकला आती है उसके ऊपर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पिछवाइया। पिछवाइया से क्वेश्चन पढ़ना है भाई। पिछवाइया जो कहाँ की प्रसिद्ध, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध, नाथ द्वारा यानी कि राजसमंद। इसमें भगवान कृष्ण की प्रतिमा के पीछे कपड़े के पर्दे पर कृष्ण लीला का चित्रण किया जाता है, चित्र बनाए जाते हैं कृष्ण लीला के। और इसका प्रमुख चित्रकार आपसे पूछ ले तो नरोत्तम लाल शर्मा हो जाएगा भाई, इंपॉर्टेंट है ये, नरोत्तम लाल शर्मा, ठीक है। यह आपकी पिछवाइया हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं मिनीएचर पेंटिंग्स या सूक्ष्म चित्रण। देखिए मिनीएचर पेंटिंग या सूक्ष्म चित्रण का मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म चित्रण, जैसे हाथी दांत पर चित्रण करना। आपने कई बार घूमने जाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा चावल के दाने के ऊपर नाम लिखवाते हैं, हम कोई पेंटिंग करवाते हैं, तो वो आपका सूक्ष्म चित्रण के अंतर्गत आता है। कहाँ की फेमस है ये? किशनगढ़ अजमेर की सर्वाधिक फेमस है और उसके बाद में आप जयपुर याद रख लेना, सबसे ज़्यादा किशनगढ़ अजमेर की। तो इसमें किया क्या जाता है भाई? सूक्ष्म व बारीक या फिर छोटी वस्तुओं पर चित्रांकन किया जाता है, जैसे हाथी दांत पर चित्र बनाना, चावल के दाने पर चित्र बनाना, ये आपकी मिनीएचर पेंटिंग या सूक्ष्म चित्रण के अंतर्गत आती है। देख सकते हैं यहाँ पर आपने ये नाम लिखवाए होंगे भाई कहीं पे घूमने जाते हैं तो। प्रमुख चित्रकार आपसे पूछ ले तो याद रख लेना इकबाल सक्का, जो कहाँ का है? उदयपुर का, ये प्रमुख चित्रकार है मिनीएचर या सूक्ष्म चित्रण का। किशन शर्मा याद रख लेना, ये रायता गांव बेगू चित्तौड़गढ़ के हैं भाई। और इन्होंने क्या किया था? राई के दाने पर मीरा का चित्र बनाया था। देखिए कितनी छोटा सा होता राई का दाना, कितना छोटा सा होता राई का दाना, उसके ऊपर इन्होंने मीरा का चित्र बनाया था। और एक तिलक गोताई, ये जरूर याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, तिलक गोताई किशनगढ़ अजमेर के हैं। इन्होंने चावल के दाने पर गीता का चित्रण किया था, यानी गीता का जो पृष्ठ होता है ना उसमें गीता के ज्ञान या फिर गीता को सौंपते हुए अर्जुन को दिखाया गया, कृष्ण को और अर्जुन को दिखाया गया है। तो चावल के दाने पर गीता का चित्रण किसने किया था? तिलक गोताई ने किया था। और इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, 2017 में इनको पद्मश्री मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, तिलक गोताई। सामान्य नाम तिलक था लेकिन उन्होंने गीता का चित्र बनाया, इस कारण से तिलक गीताई कहलाए थे। तो ये मिनीएचर या सूक्ष्म चित्रण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने बता दिए। कहाँ की फेमस है? किशनगढ़ अजमेर की। प्रमुख चित्रकार इकबाल सक्का और किशन शर्मा है, इन्होंने राई के ऊपर क्या किया था? राई के दाने पर मीरा का चित्र बनाया था। और एक आप तिलक गीताई याद रख लेना, तिलक गीताई जो है इन्होंने चावल के दाने पर गीता का चित्रण किया था, पद्मश्री 2017 में। अब बात करते हैं उस्ता कला की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई उस्ता कला। कहाँ की फेमस है? बीकानेर की फेमस है। कौन सा परिवार? उस्ता परिवार। देखिए परिवार, देखिए एक राजसोनी परिवार, एक आपका जोशी परिवार और एक उस्ता परिवार, ये सभी याद रखने हैं भाई, क्वेश्चन बन सकता है। होती क्या है उस्ता कला? तो ऊंट की खाल पर की जाने वाली स्वर्णिम नक्काशी क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। आपने देखा होगा ऊँटे के ऊपर इस प्रकार से शानदार सुंदर सुंदर चित्र बनाए जाते हैं, तो ये सभी क्या कहलाते हैं भाई? उस्ता कला के उदाहरण है ये। अन्य नाम क्या इसका? मनुवती कला भी कहते हैं, मुनवती कला।
कहाँ से आई थी ये? तो महाराजा अनूप सिंह के काल में लाहौर से इसका आगमन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। महाराजा अनूप सिंह के काल में लाहौर से इसका आगमन हुआ था और इस समय दो चित्रकार आए थे, या फिर कह सकते हैं उस्ता कला के कलाकार आए थे, एक तो रुकनुद्दीन और एक अली राजा। ये दोनों लाहौर से अनूप सिंह के काल में बीकानेर आए थे। प्रमुख कलाकार आपसे पूछ ले तो याद रखना हिसामुद्दीन उस्ता हो जाएगा, हिसामुद्दीन उस्ता। और इनको 1986 के अंदर पद्मश्री सम्मान मिला भाई, पद्मश्री सम्मान, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया गया इसके लिए और ये बीकानेर में है। तो बीकानेर में केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर नाम से प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया गया है। ऊंट का महाराजा गंगा सिंह पर चित्र बनाने वाला, ये भी महत्वपूर्ण भाई पूछा जा सकता है कि ऊंट पर महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाने वाला चित्रकार कौन था, या फिर कह सकते हैं उस्ता कला का कलाकार कौन था? तो इलाई बख्श हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इलाई बख्श, याद रख लेना इसको। और ऊँटों का ब्यूटिशियन किसे कहते हैं? केमलमैन किसे कहा जाता? तो अशोक टांक को कहते हैं भाई, अशोक टांक, याद रख लेना। तो उस्ता कला कहाँ की फेमस है? बीकानेर की। परिवार उस्ता परिवार हो जाएगा और इसे मुनवती कला भी कहते हैं। अनूप सिंह के समय यहाँ पर रुकनुद्दीन और अली राजा दो उस्ता कला के कलाकार आए थे और प्रमुख कलाकार में हिसामुद्दीन उस्ता, याद रख लेना, 1986 में पद्मश्री। और गंगा सिंह का चित्र बनाने वाले इलाई बख्श हो जाएगा और अशोक टांग को केमलमैन या ऊँटों का ब्यूटिशियन कहते हैं। मथुरेना कला की बात करते हैं अब। मथुरेना कला कहाँ की फेमस है? ये भी बीकानेर की है भाई। और इसके लिए कौन सा परिवार आ जाएगा? जैन परिवार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पौराणिक कथाओं पर आधारित भित्ति चित्रण किया जाता है भाई। आपने पुरानी कथाएं सुनी होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें शिव पुराण के अंदर कथाएं मिलती है या फिर अन्य जो भी पौराणिक कथाएं हैं ना, उनका भित्ति चित्रण किया जाता है। ये दीवार के ऊपर चित्रण किया जाता है। ये गीले प्लास्टर का उपयोग करके चित्रण करते हैं और इस पद्धति को हम फ्रेस्को ब्रूनो पद्धति भी कह देते हैं या फिर कह सकते हैं आला गीला पद्धति। इंपॉर्टेंट है भाई ये। पौराणिक कथाओं पर आधारित भित्ति चित्रण, यानी कि भित्ति के ऊपर या फिर कह सकते हैं दीवार के ऊपर चित्रण किया जाता है गीले प्लास्टर पर। आपने देखा होगा, ये तो सामान्यतः गाँव में किया जाता है भाई। फ्रेस्को ब्रूनो पद्धति इसे कहते हैं और शेखवाटे में इसे पणा कहा जाता है। तो ये मथुरेना कला हो जाएगी, बीकानेर की, जैन परिवार से संबंधित है, याद रख लेना भाई। नेक्स्ट हम चलते हैं पोट्री कला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। पोट्री कला से तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चीनी मिट्टी के बर्तन पर रंग भरना क्या होता है? पोट्री कला कहलाता है। तो इसके बारे में और क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण आती है वो ब्लू पोट्री आती है भाई। ब्लू पोट्री, आपने नीले रंग के बर्तन देखे होंगे, ये देखिए भाई ब्लू पोट्री, यानी कि नीले रंग के बर्तन हैं उनके ऊपर जो निकासी की जाती है वो आपकी ब्लू पोट्री हो जाएगी। रंग भरने की कला कहाँ की फेमस है? तो जयपुर की फेमस है और इसका उपनाम याद रख लेना भाई, कामचीनी। ब्लू पोट्री जयपुर की फेमस है, उपनाम कामचीनी हो जाएगा। इसका संबंध कहाँ से भाई? ये कहाँ से चल के आई थी सर्वप्रथम? तो इसकी उत्पत्ति स्थल पूछ ले या संबंध पूछ ले तो पर्सिया, ईरान हो जाएगा। तो राजस्थान में या फिर कह सकते हैं राजस्थान में कहाँ से आई? तो आमेर के शासक थे मान सिंह फर्स्ट और उनके काल में लाहौर से इसका आगमन हुआ था भाई। पर्सिया से लाहौर गई और लाहौर से इसका आगमन हुआ है मान सिंह फर्स्ट के काल में। लेकिन आपसे पूछ ले कि भाई ब्लू पोट्री का श्रवण काल कौन सा जिसमें सर्वाधिक विकास हुआ है? तो वो सवाई राम सिंह सेकंड का काल हो जाएगा। और सवाई राम सिंह सेकंड ने प्रशिक्षण के लिए, यानी कि इसको सीखने के लिए, ब्लू पोट्री को सीखने के लिए चूड़ामन और कालू नामक जो कुम्हार थे, इनको भोला नामक कारीगर के पास में दिल्ली भेजा था। यानी कि दिल्ली में एक प्रसिद्ध फेमस कारीगर था भोला नामक, उसके पास में दो लोगों को इन्होंने भेजा, चूड़ामन और कालू कुम्हार को, ये सीखने के लिए, ब्लू पोट्री सीखने के लिए। राम सिंह सेकंड में। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किसके काल में जयपुर में या आमेर में आई? तो मान सिंह फर्स्ट, सर्वाधिक विकास राम सिंह सेकंड। चीनी मिट्टी के बर्तन पर नीला रंग भरना या चित्रकारी करना क्या है? ब्लू पोट्री। आप देख सकते हैं बर्तन। महारानी गायत्री देवी ने जयपुर के सवाई राम सिंह शिल्प कला मंदिर की स्थापना की थी। यानी महारानी जो गायत्री देवी थी, इन्होंने क्या किया था? महारानी गायत्री देवी ने जयपुर में सवाई राम सिंह शिल्प कला मंदिर की स्थापना की थी 1963 में। और इसके प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो कृपाल सिंह शेखावत थे। एक मिनट याद रख लेना भाई इस चीज़ को। देखिए ब्लू पोट्री कहाँ की फेमस है? जयपुर की है। इसे हम क्या कहते हैं? कामचीनी भी कह देते हैं। लाहौर से इसका आगमन हुआ है आमेर के अंदर, श्रवण काल राम सिंह सेकंड का। और यहाँ पर महारानी गायत्री देवी की बात करते हैं तो जयपुर में सवाई राम सिंह शिल्प कला मंदिर की स्थापना की थी 1963 में। और इसके प्रसिद्ध या प्रथम जो प्राचार्य थे वो थे कृपाल सिंह शेखावत। याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। कृपाल सिंह शेखावत मऊ सीकर के रहने वाले हैं। ये ब्लू पोट्री का प्रमुख कलाकार है भाई ये। और 1974 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कृपाल सिंह शेखावत।
प्रथम आचार्य हैं किसके, सवाई राम सिंह शिल्प कला मंदिर के। और प्रसिद्ध कलाकार पूछ रहे ब्लू पोटरी के, तो वो भी कृपाल सिंह शेखावत हो जाएगा। इन्होंने इसमें 25 रंगों का प्रयोग किया था और इसी कारण से कृपाल शैली भी कहते हैं इसको, ब्लू पोटरी को। ठीक है, तो याद रख लेना भाई। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रमुख कलाकार और भी पूछ ले जाते हैं, तो वो भी याद रख लेना। लीला भदौरिया, सबसे बड़ी प्लेट पर ब्लू पोटरी बनाने का रिकॉर्ड लीला भदौरिया के नाम है। इसके अलावा नाथीबाई हो जाएगा, मीनाक्षी राठौड़ है। इसके अलावा और बात करें तो दुर्गालाल, त्रिलोक चंद, हनुमान सहाय और गोपाल सैनी, ये भी आपके अन्य कलाकारों में आ जाएंगे। सबसे प्रमुख कृपाल सिंह है, तो इसको जरूर याद रखना। और तो चलो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कृपाल सिंह शेखावत को मत भूलना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद में देखिए भाई, ब्लैक पोटरी की बात करते हैं। ये देखिए भाई, ये ब्लैक कलर किया हुआ है और उसके ऊपर कितनी शानदार चित्रकारी की गई है। तो ब्लैक पोटरी कहाँ की फेमस है भाई, कोटा सवाई माधोपुर। कोटा आएगा पहला, अगर कोटा ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको सवाई माधोपुर मिलेगा। तो ये 2 जिले आपको याद रखने हैं। इसके बाद में क्वेश्चन पूछ ले कि आपसे सुनहरी पोटरी कहाँ की फेमस है, तो सुनहरी पोटरी बीकानेर की है। यानी कि बर्तनों पर सोने जैसी चित्रकारी की जाती है। आप देख सकते हैं ये बर्तन देखिए, इस पे सोने जैसी चित्रकारी है, तो ये आपकी सुनहरी पोटरी हो जाएगी। ये काले बर्तन पर, और ब्लू हो जाएगी, ब्लू यानी कि नीले कलर। तो ये थोड़ा सा इससे संबंधित है, बस याद रख लेना। चित्र देखेंगे तो थोड़ा सा और अच्छे से याद हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये आपकी सुनहरी पोटरी बीकानेर की। क्वेश्चन पूछ ले कागजी पोटरी कहाँ की फेमस है भाई, कागजी पोटरी अलवर की फेमस है, ये भी याद रख लेना। ये देख सकते हैं कागजी पोटरी। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लू पोटरी जयपुर की है, ब्लैक पोटरी कोटा और सवाई माधोपुर, सुनहरी पोटरी पूछे तो बीकानेर, और कागजी पोटरी आपकी अलवर की हो जाएगी भाई। याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है ये, पोटरी से क्वेश्चन पूछा गया भाई। आगे हम टेराकोटा या मरण कला या मर्दा शिल्प से संबंधित जो आपकी शिल्प कला है उसकी बात करते हैं। टेराकोटा, मरण कला या मर्दा शिल्प, तो ये इसकी बात करते हैं हस्तकला की। देखिए भाई कहाँ की फेमस है, तो मोलेला गांव राजसमंद की ये फेमस है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, पहले यही बात कर लेते हैं भाई। पकाई हुई जो मिट्टी होती है ना, उससे कलात्मक व सजावटी वस्तुएं बनाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कितने शानदार शानदार चित्र बनाए गए हैं। तो ये जो कलात्मक वस्तुएं या फिर कह सकते हैं आकर्षक चित्र बनाते हैं ना मिट्टी से, वो आपके किसके अंदर आते हैं, टेराकोटा या मरण कला या मर्दा शिल्प के अंतर्गत आते हैं। और ये कहाँ के फेमस है, तो मोलेला गाँव राजसमंद याद रख लेना। दूसरा आप बशवा दोसा याद रख लेना। और एक ये सबसे ज़्यादा फेमस है भाई, बू गांव, इसे हम बुनरावता गांव भी कह देते हैं। कहाँ पर, नागौर में है। यहाँ के मिट्टी के खिलौने प्रसिद्ध है भाई। क्वेश्चन बन सकता है कि मिट्टी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो बुनरावता गांव नागौर के। एक आपके मामा जी के मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं, तो वो कहाँ के फेमस है, तो वो हरजी गाँव जालोर के फेमस हैं, हरजी गाँव जालोर। क्वेश्चन बन जाता है अभी प्राचीन टेराकोटा के अवशेष कहाँ मिले, तो बड़ोपल हनुमानगढ़ से क्या मिले, प्राचीन टेराकोटा प्राप्त हुआ वहाँ से। तो ये जरूर याद रख लेना भाई, टेराकोटा भी फेमस है। इसके बारे में बता दिया भाई, जो पकाई हुई मिट्टी होती है उनसे खिलौने बनाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ के फेमस है, मोलेला गांव राजसमंद, बशवा दोसा, बुनरावता नागौर मिट्टी के खिलौने, और हरजी गांव में मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं, जालोर, और बड़ोपल हनुमानगढ़ से प्राचीन टेराकोटा। अब देखिए खिलौने आप देख सकते हैं, ये रही भाई, ये आपकी मिट्टी के बनाए हुए हैं सभी। ठीक है ना, तो इस डायग्राम से थोड़ा सा याद रख लेना भाई। प्रमुख कलाकार आपसे पूछे जा सकते हैं, तो प्रमुख कलाकार में याद रख लेना। एक तो मोहनलाल कुमावत, और इन्हें 2012 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये मोलेला गांव के रहने वाले थे, इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना मोहनलाल कुमावत। फिर आता खेमाराम प्रजापत। खेमाराम प्रजापत, इन्हें 1981 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और एक है ओम प्रकाश मालव, ये याद रख लेना, ये भी महत्वपूर्ण है भाई। इन्हें 2017 में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार मिला था भाई। मोहनलाल कुमावत है, इनको तो 2012 में पद्मश्री सम्मान मिला था, मोलेला गांव। खेमाराम को राष्ट्रपति पुरस्कार, लेकिन इनको तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ओम प्रकाश मालव किससे संबंधित है, टेराकोटा से। 2017 में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार मिला था इन्हें। और एक और याद रख लेना, प्रेम सिंह, जो कि भरतपुर के रहने वाले हैं। तो ये प्रमुख कलाकार हो गए भाई। इसमें जो बताएं वो भूलना नहीं भाई, याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। कागजी टेराकोटा पूछे तो आपका अलवर का फेमस है कागजी टेराकोटा, और सुनहरा टेराकोटा है ये बीकानेर का। सुनहरी पोटरी भी बीकानेर की है भाई, ठीक है ना, याद रख लेना। और कागजी पोटरी भी अलवर की है, कागजी टेराकोटा भी अलवर का ही है। ये भी थोड़ा सा मिलते जुलते हैं, तो इनको याद रख लेना। एक शब्द आता सिंगान। सिंगान क्या होता है भाई, ये जो मिट्टी की हम मूर्तियाँ या खिलौने बनाते हैं, तो ये भोपियों के द्वारा मोलेला से जो मिट्टी के खिलौने लेकर के आते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिंगान कहते हैं भाई।
ये एक शब्द है, कई बार ऐसे शब्द भी दे दिए जाते हैं। अब हम धातु हस्तकला की बात करते हैं। धातु ये जो होती है ना, उनसे कोई हस्तकला बनाई जाती है तो वो आपकी धातु हस्तकला के अंतर्गत आ जाएगी। इसमें सबसे पहले आती है मुरादाबादी कला। मुरादाबादी कला इंपॉर्टेंट है भाई। कहाँ की फेमस है? तो जयपुर की है सर्वाधिक फेमस। इसके बाद में अलवर आ जाएगा, और अलवर में भी आप याद करिए तो लाख बख्श परिवार याद रखना भाई। अलवर में इसमें किया क्या जाता है? तो पित्तल के बर्तनों पर मीनाकारी की जाती है। मीनाकारी मतलब स्वर्णिम निकासी। आप देख सकते हैं, ये रहा भाई, पित्तल के बर्तनों पर स्वर्णिम निकासी की जाती है। मीनाकारी का मतलब ही है सोने जैसी निकासी। प्रमुख कलाकार आपसे पूछे तो प्रमुख कलाकार याद रख लेना, एक तो अब्दुल रजाक कुरैशी और जान नूर मोहम्मद। याद रख लेना भाई, एक नूर मोहम्मद है जो कि एक चित्रकारी है आपकी, उससे संबंधित है, तो जान नूर मोहम्मद याद रख लेना यहाँ पर। देखिए मुरादाबादी कला है, ये आपके जयपुर और अलवर की फेमस है। पित्तल के बर्तनों पर मीनाकारी की जाती है। प्रमुख कलाकार में आप पहला याद रखेंगे अब्दुल रजाक कुरैशी और दूसरा जान नूर मोहम्मद। क्वेश्चन पूछ ले कि पित्तल के थप्पेदार बर्तन कहाँ के फेमस हैं? तो ये बाला, हेड़ी, महुआ, दौसा के फेमस हैं। आपने देखा होगा पित्तल के बर्तन आते हैं तो उस पर कुछ ऐसे कटी कटी आकृति बनी होती है, जैसे थप्पे लगाए हों, तो वो कहाँ के फेमस है? महुआ, दौसा के। अब धातु हस्तकला में हम बात करते हैं बादला की। बादला कहाँ का? जोधपुर का। जस्ते से निर्मित जल का पात्र होता है जिसके चारों ओर कपड़े का आवरण होता है। आपने देखा होगा भाई, इसे हम मारवाड़ का फ्रिज भी कहते हैं भाई। ये इंपॉर्टेंट है कि मारवाड़ के अंदर, जोधपुर के अंदर क्या करते हैं, अंदर वो जस्ते से बना हुआ पात्र होता है और उसके चारों ओर, तांबा बोल सकते हैं, जस्ता, उसके चारों ओर क्या होता है? कपड़ा सील दिया जाता है और उसमें पानी रखते हैं भाई, और उसमें पानी ठंडा रहता है। इस कारण इसे मारवाड़ का फ्रिज कहते हैं। ये याद रख लेना भाई। ये लोहे के औजार कहाँ के प्रसिद्ध है? चलो ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और हैं इंपॉर्टेंट। तो बादला याद रख लेना भाई, जोधपुर का फेमस है, ये मारवाड़ का फ्रिज कहलाता है। लोहे के औजार कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो लोहे के औजार नागौर के प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन पूछ ले कि कृषि के यंत्र या उपकरण, कृषि से संबंधित यंत्र या उपकरण कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो ये गजसिंहपुरा, गंगानगर के प्रसिद्ध हैं। जस्ते से निर्मित मूर्तियाँ कहाँ की फेमस? तो जोधपुर की फेमस है भाई, जस्ते से निर्मित मूर्तियाँ। ठीक है। तलवारों के लिए प्रसिद्ध जो हमारा जिला है वो कौन सा? तो सिरोही हो जाएगा। सबसे प्रमुख तो सिरोही है, इसके बाद में अलवर और उदयपुर भी याद रख सकते हैं। तो लोहे के औजार नागौर के, कृषि के यंत्र गजसिंहपुरा, गंगानगर, जस्ते से निर्मित मूर्तियाँ पूछे तो जोधपुर, और पूछ ले कि तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सिरोही। याद रख लेना भाई। अब हम बात करते हैं मूर्ति कला की, और मूर्ति कला में मुख्य रूप से संगमरमर से बनी हुई मूर्तियों की हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए मूर्ति बनाने वाला कलाकार तो सिलावट कहलाता है। मूर्ति बनाने वाला कलाकार सिलावट कहलाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया अभी पहले। क्वेश्चन पूछ ले कि मार्बल की मूर्तियाँ यानी कि सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ की फेमस है? तो जयपुर की हो जाएगी। ये देखिए भाई, ये सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। लाल पत्थर से बनी हुई मूर्तियाँ कहाँ की फेमस है? तो थानागाजी, अलवर की फेमस है भाई, लाल पत्थर से बनी हुई मूर्तियाँ। ये हनुमान जी की मूर्ति लाल पत्थर से निर्मित है, लाल संगमरमर से। क्वेश्चन पूछ ले कि काले संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रख लेना, तलवाड़ा, बांसवाड़ा की फेमस है भाई। तलवाड़ा, बांसवाड़ा की फेमस है। तो ये देखिए भाई, काले पत्थर से बनी हुई मूर्ति भगवान श्री भोले बाबा की मूर्ति है, ये देख सकते हैं आप, शिव जी की। जस्ते की मूर्तियाँ कहाँ की फेमस है? तो ये जोधपुर की फेमस है, इसकी हम बात कर चुके हैं। तो देखिए दोबारा से बता देता हूँ, मार्बल की मूर्तियाँ सफ़ेद संगमरमर की जयपुर की, लाल संगमरमर की बात करिए तो थानागाजी अलवर की, काले संगमरमर की मूर्तियाँ तलवाड़ा बांसवाड़ा की है, जस्ते की मूर्तियाँ जोधपुर की है। मार्बल की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध कलाकार पूछ ले तो याद रख लेना भाई, सबसे ज़्यादा फेमस है ये अर्जुन लाल प्रजापत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इसको, अर्जुन लाल प्रजापत। इन्हें 2010 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। और ये क्लोनिंग के महारथी हैं भाई। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? एक जैसी दूसरी कॉपी तैयार करना, तो सेम टू सेम मूर्ति तैयार कर देते हैं, इस कारण से क्लोनिंग का महारथी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी मूर्तिकला या संगमरमर से संबंधित जो हस्तकला है उसकी हम यहाँ पर बात कर ली है। नेक्स्ट हम रमकड़ा उद्योग की बात करते हैं। रमकड़ा उद्योग ये क्या होता है भाई? सोप स्टोन को त्रास कर बनाई गई वस्तुएं या खिलौने जो बनाते हैं सोप स्टोन को, यानी कि जो पत्थर होते हैं उनको त्रास करके उनसे जो नई नई वस्तुएं या खिलौने बनाते हैं, तो आपका रमकड़ा उद्योग हो जाएगा। कहाँ का फेमस? तो ये गलियाकोट डूंगरपुर का फेमस है। इतना याद रख लेना, रमकड़ा उद्योग ये रहा भाई। रमकड़ा उद्योग से संबंधित ये चित्र दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो रमकड़ा उद्योग है, ये सोप स्टोन को त्रास करके बनाई गई वस्तु या खिलौने हैं, वो आपका रमकड़ा उद्योग के अंतर्गत आती है। कहाँ का फेमस है? गलियाकोट। देखिए गलियाकोट डूंगरपुर से और भी क्वेश्चन बनते हैं भाई, यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन और बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि गोबर के कंडों की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो गलियाकोट की हो जाएगी। गोबर के कंडों की होली गलियाकोट की।
सैयद फखरुद्दीन का उर्स कहाँ पर लगता है भाई, तो गलियाकोट डूंगरपुर हो जाएगा। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, तो गलियाकोट डूंगरपुर में है। तो गलियाकोट से संबंधित मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको बता दिए भाई, चारों याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम चमड़ा हस्तकला की बात करते हैं। तो चमड़ा हस्तकला में देखिए भाई, मोजड़ी की बात आ जाए तो मोजड़ी कहाँ की फेमस है, जोधपुर की फेमस है। आप देख सकते हैं ये रही भाई मोजड़ी, पैरों में पहनी जाती है। क्वेश्चन पूछ लिया नागरे कहाँ की फेमस है, ये भी पहनने के लिए आती है भाई। तो नागरे कहाँ की फेमस है, तो नागरे जयपुर की फेमस है, ये रही भाई नागरे। सभी की स्ट्रक्चर मैंने ऐड किया, सभी की चित्र ऐड किए हैं, तो आपको देखने में अंतर भी पता चल जाएगा। आपसे पूछ ले कसीदाकारी जूतियाँ कहाँ की फेमस है, तो कसीदाकारी जूतियाँ भीनमाल जालोर की फेमस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, भीनमाल जालोर की फेमस है कसीदाकारी जूतियाँ। क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि बिनोटा कहाँ का फेमस है, तो बिनोटा जो दुल्हा दुल्हन की जूतियाँ जो होती है ना, उसे बिनोटा कहते हैं। ये देख सकते हैं, आपने देखा होगा भाई शादी ब्याह में हम दुल्हन के लिए जो जूतियाँ लेके जाते हैं, वो जूतियाँ जो रंग रंगीली होती है रेड कलर में, आप देख सकते हैं, ये आपकी क्या कहलाती है, बिनोटा कहलाती है, ठीक है। कुंपी या कोपी क्या कहलाती है, तो ऊंट के चमड़े या खाल से निर्मित जलपात्र क्या कहलाएगा। अब जब जैसलमेर वगैरह क्षेत्र में जाते तो वहाँ पर ऊंट का जो खाल होती है उससे एक पानी भरने जैसा एक पात्र बना दिया जाता है, जिसमें पानी हम रखते हैं, जलपात्र। तो ऊंट के चमड़े या खाल से निर्मित कुंपी या कौपी। तो ये आपका चमड़ा उद्योग होगा भाई। मोजड़ी जोधपुर की, नागरे जयपुर की हो जाएगी, कसीदाकारी जूतियाँ भीनमाल जालोर की, और बिनोटा दुल्हा दुल्हन की जूतियाँ हो जाएगी कुंपी या आपकी ऊंट के चमड़े या खाल से निर्मित जलपात्र। भीनमाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें ना वो आगे देखेंगे। अभी एक बार कागज हस्तकला की बात करते हैं, फिर भीनमाल को हम कंप्लीट पोस्टमार्टम कर देंगे। यहाँ पे कागज हस्तकला की बात करते हैं तो कागज बनाना कहाँ का फेमस है, तो सांगानेर जयपुर का फेमस है। इसके बाद में आपको सवाई माधोपुर याद रखना है, ठीक है। पेपर मेसी या कुट्टी मिट्टी ये हस्तकला है, पेपर मेसी या कुट्टी मिट्टी हस्तकला, ये सांगानेर जयपुर की फेमस है। ये भी कुमारप्पा हस्तशिल्प कागज शोध संस्थान कहाँ है, कुमारप्पा हस्तशिल्प कागज शोध संस्थान, ये भी आपका सांगानेर के अंदर। आप देख सकते हैं भाई अलग अलग आकृति के जो आकर्षक चित्र बनाए जाते हैं कागज का उपयोग करके, तो वो आपके कागज हस्तकला के अंतर्गत आता है। तो इसमें पूछ लिया जाता है कागज बनाना, तो सांगानेर जयपुर, फिर आपका सवाई माधोपुर हो जाएगा। पेपर मेसी या कुट्टी मिट्टी हस्तकला पूछ ले तो सांगानेर जयपुर, और कुमारप्पा हस्तशिल्प कागज शोध संस्थान सांगानेर हो जाएगा। पन्ना कागज पर देवी देवताओं का जो अंकन किया जाता है, देखिए याद रख लेना, पन्ना हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जब दिवाली के ऊपर या होली के ऊपर हम लक्ष्मी जी या गणेश जी की जो फोटो लेके आते हैं, जो पन्ने के अंदर प्रिंट होती है, तो वो पन्ना कहलाता है भाई। तो कागज पर देवी देवता का अंकन, और इसके लिए प्रसिद्ध कलाकार सिरनाथ जी हो जाएंगे भाई। सॉरी, कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सिरनाथ जी की प्रसिद्ध है, ये याद रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, भीनमाल की हमने बात की थी, भीनमाल के बारे में पूरा पोस्टमार्टम यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले भीनमाल कहाँ है, तो जालोर के अंदर है। ये गुज्जर प्रतिहार वंश की राजधानी हुई है, इसको मास्टर कैप्सूल मान सकते हैं भाई। गुज्जर प्रतिहार वंश की राजधानी ये हुई है। चीनी यात्री हेनसांग सर्वप्रथम राजस्थान में इसी स्थान पर आया था, भीनमाल जालोर में ही आया था, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सीयूकी, याद रख लेना, पुस्तक लिखी थी सीयूकी। और इस सीयूकी के अंदर भीनमाल को पीली मोलो कहा था भाई, हेनसांग ने, पीली मोलो। कसीदाकार जूतियों के लिए प्रसिद्ध है भीनमाल, और कवि माघ की जन्मस्थली मानी जाती है भाई। कवि माघ की बुक भी याद रख लेना, शिशुपाल का वध या शिशुपाल वध। इसके बाद में जो ब्रह्मगुप्त हैं, जिनको हम भारत का न्यूटन कहते हैं, ये भी आपके भीनमाल से संबंधित हैं। सुंदा पर्वत पर भालू अभ्यारण्य स्थापित किया गया भीनमाल जालोर में, और सुंदा माता का मंदिर भी यहीं पे स्थित है भीनमाल जालोर में। और सुंदा माता के मंदिर के लिए यहाँ पर राजस्थान का सबसे पहला और सबसे लंबा रोपवे स्थापित किया गया भाई, जो 2006 में किया गया था, और इसकी 800 मीटर इसकी लंबाई भाई, याद रख लेना। ये भीनमाल से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण बातें थी पूरी मैंने बता दी है। ये सुंदा माता मंदिर और राजस्थान का सबसे पहला रोपवे, ये जरूर याद रख लेना भाई, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आगे चलते हैं भाई, काष्ठ हस्तकला की बात करते हैं, यानी लकड़ी से निर्मित वस्तुओं की यहाँ पर बात करते हैं। काष्ठ हस्तकला का मतलब यही होता है। और ये कहाँ की फेमस है भाई, बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है, बस्सी चित्तौड़गढ़। इसके अलावा याद रखें तो जेठाना डूंगरपुर भी याद रख लेना भाई, बस्सी चित्तौड़गढ़ और जेठाना डूंगरपुर भी याद रख लेना। जन्मदाता आपसे पूछे तो जन्मदाता याद रख लेना भाई, प्रभात जी सुतार, जो कहाँ के रहने वाले, टोंक के रहने वाले हैं, प्रभात जी सुतार, जो कि इसके जन्मदाता हैं काष्ठ हस्तकला के। आपसे क्वेश्चन पूछ ले भाई, प्रभात जी सुतार है, ये टोंक कब आए थे, प्रभात जी सुतार ये टोंक कब आए थे,
तो ये गोविंद सिंह, सॉरी टोंक के तो रहने वाले थे, ये बस्सी कैसे आए थे, चित्तौड़गढ़ कैसे आए थे, तो ये याद रख लेना भाई, गोविंद सिंह जी है जो इनको बस्सी लेकर के आए थे। काष्ठ हस्तकला बस्सी चित्तौड़गढ़ जेठाना डूंगरपुर, ये याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। और जन्मदाता प्रभात जी सुथार हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए भाई, काष्ठ हस्तकला के अंदर अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती है लकड़ी की, वो आपकी काष्ठ हस्तकला के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं कठपुतली की, बात करते हैं भाई, कठपुतली कहाँ की फेमस है, तो उदयपुर, फिर जयपुर और फिर बस्सी चित्तौड़गढ़। ये बस्सी चित्तौड़गढ़ मत भूलना भाई, ये जरूर याद रख लेना। और कठपुतली का मतलब क्या होता है, इसके अंदर पुतली अल्डू या अरडू वृक्ष की लकड़ी से कठपुतलियाँ बनाई जाती है। कठपुतली लकड़ी की बनी होती है, तो वो लकड़ी कौन सी इस्तेमाल करते हैं, अल्डू या अरडू की वृक्ष की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। नट जाति द्वारा नृत्य दिखाया जाता है इसमें, यानी कि नट जाति हैं वो क्या करते हैं, नट जाती हैं वो क्या करते हैं, इन कठपुतलियों का इस्तेमाल करके इन कठपुतलियों का नृत्य दिखाते हैं भाई। कठपुतलियों का धागे एवं अंगुलियों के माध्यम से खेल दिखाने वाला जो होता है वो स्थापक कहलाता है। कठपुतलियों का धागे या अंगुलियों के इस्तेमाल से जो खेल दिखाता है उसको स्थापक कहते हैं। कठपुतलियों का जादूगर किसे कहते हैं, तो याद रख लेना, दादा पदम जी को कठपुतलियों का जादूगर कहते हैं। दादा पदम जी को कठपुतलियों का जादूगर कहते हैं। ये देख सकते हैं कठपुतली। 1952 में देवीलाल थापर, ये इन्होंने क्या किया था, उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी और कठपुतली नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया था देवीलाल थापर ने। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक तो प्रसिद्ध स्थान पूछा जा सकता है, कठपुतली कौन से वृक्ष की लकड़ी से बने, तो अरडू वृक्ष की लकड़ी से। खेल दिखाने वाला स्थापक कहलाएगा। कठपुतलियों का जादूगर दादा पदम जी, और देवीलाल थापर ने उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी और कठपुतली नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे लोकप्रिय बनाया था। तो ये याद रख लेना भाई, कठपुतली के बारे में पूरी जानकारी मैंने यहाँ पर दे दी है। इसके बाद में हम बात करते हैं, कठपुतली के बाद में आता है भाई आपका खंडा। खंडा ये लकड़ी की तलवार होती है भाई, आपने देखी होगी लकड़ी की तलवार पुराने समय में, और इसका निर्माण भी सुथार जाति के लोग ही करते हैं। बतकाड़े क्या होते हैं, तो लकड़ी के निर्मित ठप्पे या छापे होते हैं जिनसे कपड़े पर छपाई की जाती है, आपने देखे होंगे ये भी। तो ये आपके खंडा बतकाड़े, ये हमने बात कर ली लकड़ी की हस्तकला से संबंधित हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कावड़ की, बात कर लेते हैं। कावड़ जो सामान्यतः हम लेके आते हैं ना, वो कावड़ नहीं होती है भाई, कावड़ अलग होता है। जो कि हम सामान्यतः बात करें कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बस्सी चित्तौड़गढ़ का फेमस है भाई कावड़, और खिरादी जाति के द्वारा ये इसका निर्माण किया जाता है। इसे हम चलता फिरता देवघर भी कहते हैं कावड़ को। आप देख सकते हैं, ये दिखा रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, ये एक चलता फिरता मंदिर होता है जिसमें देवी देवताओं के चित्र होते हैं, और ये कई कपाट होते हैं भाई, इसके कई कपाट होते हैं, उसको खोल खोल करके इसको भाई पढ़ा जाता है। जैसे कावड़ वो पढ़ते हैं ना, फड़ पढ़ते हैं, उसी प्रकार से इसका वाचन किया जाता है। तो मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति जिसमें कई कपाट होते हैं, देख सकते हैं भाई इसमें, ये देखिए भाई। मनोती पूर्ण होने पर इसका वाचन किया जाता है। वाचन करने वाले कावड़िया भाट होते हैं, और इसका प्रसिद्ध कलाकार पूछ ले तो मांगीलाल भाट या मिस्त्री होगा भाई। ये आपकी कावड़ की जो संपूर्ण जानकारी वो मैंने बता दी। कावड़ बस्सी चित्तौड़गढ़ का फेमस है, खैरादी जाति, चलता फिरता देवघर कहते हैं भाई इसको, और मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है, प्रसिद्ध कलाकार मांगीलाल भाट या मिस्त्री। बेवाण की बात करते हैं। बेवाण बस्सी चित्तौड़गढ़ का फेमस है। ये भी एक यहाँ पर बाजोटा भी याद रख लेना साथ में। बाजोटा जो लकड़ी की निर्मित चौकी होती है भाई, लकड़ी से बनी हुई चौकी होती है, ये भी आपकी बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। बेवाण भी बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। ये मिनीएचर वुडन टेम्पल होता है भाई, लकड़ी से निर्मित देव विमान होता है, मतलब छोटा मंदिर हम कह सकते हैं। ये देख सकते हैं आपको, ये होता है बेवाण, छोटा मंदिर जो होता है लकड़ी से निर्मित देव विमान। जल जुलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को, जल जुलनी एकादशी कब आती है, तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को जल जुगनी एकादशी आती है। इस पर ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए ले जाया जाता है बेवाण के अंदर। ठीक है, तो ये बेवाण भी याद रख लेना भाई। जल जुलनी एकादशी को ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए ले जाया जाता है बेवाण में बिठाकर। तो यहाँ पर मिनीएचर वुडन टेम्पल कहते हैं इसको, और बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। एक बाजोटा जो कि एक लकड़ी से निर्मित चौकी है, ये भी आपकी बस्सी चित्तौड़गढ़ की फेमस है। इसके बाद में मतंग। मतंग क्या होता है, तो सिर की आकृति का लकड़ी होती है, और सिर की आकृति का लकड़ी का ढांचा जिस पर पगड़ी बांधी जाती है, यहाँ पर लकड़ी का एक सिर की आकृति का ढांचा बनाते हैं और उसके चारों ओर पगड़ी बांधी जाती है, तो वो आपका मतंग कहलाएगा। चोपड़ा क्या होता है, चोपड़ा
लकड़ी से निर्मित पात्र जिसमें कुमकुम व अक्षत रखे जाते हैं। आपने देखा होगा घर पे पाहुण आते हैं या जब बटे वगैरह आते हैं तो उनका तिलक करने के लिए जो लकड़ी से बना हुआ तो उसमें चावल है, कुमकुम वो रखा जाता है और उससे हम चावल या कुमकुम लेके तिलक लगाते हैं, तो वो आपका चोपड़ा हो जाएगा भाई। आपने देखा होगा सामान्यतः ये तो, और यहाँ पर देख भी सकते हैं ये चोपड़ा कितना सुंदर है। इसके बाद में बात करते हैं तोरण की। ये तो जिन्होंने लगाया उनको तो पता है भाई, वो तो कभी नहीं भूल सकते। वधु पक्ष के घर के मुख्य द्वार के बाहर लकड़ी से निर्मित आकृति जिस पर दूल्हा नीम की लकड़ी या तलवार आदि से स्पर्श करता है, तो ये तोरण आपने देखा होगा भाई, जिसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा बनी होती है और ऊपर ये जो पक्षी होते हैं उसके चित्र होते हैं, और ये हमारे जो घरों की दीवार है उसके साइड में उसके ऊपर तोरण जब लगाते हैं सामान्यतः दूल्हा नीम की लकड़ी से या तलवार से किया जाता है। और जिन्होंने ये लगाया तो उनका तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। लाख हस्तकला की बात कर लेते हैं। लाख हस्तकला है, यहाँ पर देखिए लाख हस्तकला का मतलब सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है लाख की चूड़ियों से बनता है। तो लाख की चूड़ियाँ यहाँ पर देख सकते हैं। ये कहाँ की फेमस है भाई? जयपुर की है और एक जोधपुर की है, जयपुर और जोधपुर की। लाख की चूड़ियों को सामान्यतः हम मोखड़ी कहते हैं भाई। और अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ ले मोखड़ी कहाँ की फेमस है तो आप जोधपुर करेंगे भाई, जयपुर नहीं करेंगे। लाख की चूड़ियाँ करें तो जयपुर, और अगर क्वेश्चन पूछ ले मोखड़ी कहाँ की फेमस है तो जोधपुर करना भाई। इसका कलाकार है वो कौन कहलाएगा? तो मणियारा या फिर लखेरा कहलाएगा कलाकार। इसकी अलग ही एक जाति होती है भाई, मणियारा या लखेरा। प्रमुख कलाकार आपसे पूछे तो अयाज मोहम्मद हो जाएगा, जो कहाँ का है? जयपुर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। और लाख के आभूषण कहाँ के फेमस हैं भाई? लाख की चूड़ियाँ तो जयपुर और जोधपुर की, आभूषण पूछ ले तो उदयपुर हो जाएगा, याद रख लेना, ठीक है। मोखड़ी आपसे पूछे तो जोधपुर करना भाई, आभूषण पूछे तो आपको उदयपुर करना है। ये आपके लाख हस्तकला होगी। अब अन्य हस्तकलाओं की बात कर लेते हैं फटाफट से। अन्य हस्तकलाओं में पहला आता तीर कमान। तीर कमान इसके अंदर याद रख लेना चंदू जी का गड्ढा, चंदू जी का गड्ढा। ये कहाँ पर है? बांसवाड़ा में तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। बोडीगामा की बात करें तो ये डूंगरपुर में है बोडीगामा, ये भी आपका तीर कमान के लिए प्रसिद्ध, आप देख सकते हैं भाई, ठीक है ना। तीर कमान के बाद एक मिनट कहाँ गए हम? बेवाण, हाँ। तीर कमान की बात करते हैं भाई आगे हम। ओकानोका गुणा, ओकानोका गुणा, तो ये गोबर से निर्मित अलंकरण होते हैं और जो चेचक रोग के निवारण के लिए बनाए जाते हैं भाई। गोबर से निर्मित अलंकरण होते हैं जो चेचक रोग के निवारण के लिए बनाए जाते थे। बटेवड़े या बिटोड़े या थापड़ा, आपने बटोड़े देखे होंगे भाई। ये देखिए भाई, जो महिलाएं सामान्यतः बनाती है, इसमें क्या करते हैं? गोबर से निर्मित गोबर से निर्मित जो छाणे या कंडे या थापले होते हैं, गोबर से निर्मित, वर्षा के बचाव के लिए ऊपले, छाणे, कंडे या थापड़े, इनको एक स्थान पर रखकर उस पर गोबर का लेप कर दिया जाता है, जिस कारण से ये भीगते नहीं है भाई वर्षा में। तो इन छाणे, कंडे, थापड़े, इनको बचाने के लिए बटेवड़े या बिटोड़े या थापड़ा का निर्माण किया जाता है। हीड़ की बात करते हैं। हीड़ क्या होता है? मिट्टी से निर्मित बर्तन जिसे दीपावली के अवसर पर छोटे बच्चे अपने रिश्तेदारों के घर आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं और ये हाथ में रखते हैं भाई हीड़, ठीक है। इसके बाद में हम व्हील की बात करते हैं। तो मिट्टी से निर्मित महल नुमा आकृति होती है जिसमें घर की वस्तुएं रखी जाती है, और मेघवाल जाति की महिलाएं हैं वो इसके निर्माण में बहुत ज़्यादा पारंगत होती है भाई। आपने देखा होगा गाँवों के अंदर जिसे हम ओबरी कहते हैं सामान्यतः, जिसमें हम हमारा सामान रखते थे, तो वो मिट्टी से निर्मित महल नुमा आकृति जिसमें हमारे घर की जो वस्तुएं होती हैं वो रखी जाती है। आगे मोण। मोण क्या होता है? मिट्टी के बड़े मटके या जलपात्र होते हैं, बड़े बड़े जो बर्तन मटके होते हैं उनको मोण कहते हैं। जटपटिया, ये इंपॉर्टेंट है भाई, जटपटिया, जटपटिया इंपॉर्टेंट है। या ऊंट या बकरी के बालों से निर्मित होता है ये जटपटिया, और इसे जटपटी उद्योग भी कहते हैं। कहाँ का फेमस है? तो जसोल बाड़मेर का फेमस है भाई, जसोल बाड़मेर का फेमस है जटपटिया। प्रमुख कलाकार पूछ ले तो केवल राम प्रजापत हो जाएगा, केवल राम प्रजापत। और ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, जिरोहा, भाकला, गंधहा जटपटी उद्योग से संबंधित, किस उद्योग से संबंधित ऐसा क्वेश्चन आया था? तो जटपटी उद्योग से संबंधित है ये, जिरोहा, भाकला, गंधहा, ठीक है ना। तो ये जटपटी उद्योग के प्रकार हो जाएंगे, जटपटी उद्योग से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। आगे हम बात करते हैं बातिक या वातिक कला। बातिक या वातिक कला, तो ये कहाँ की फेमस है? खंडेला सीकर की फेमस है। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्रांकन किया जाता है, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्रांकन किया जाता है। प्रमुख कलाकार पूछे तो उमेश चंद्र शर्मा हो जाएगा, जो कहाँ के हैं? खंडेला के रहने वाले हैं। मास्टर क्राफ्टमैन चुना गया भाई इनको 1984 के अंदर। अब्दुल मजीद, ये उदयपुर के हैं, इन्हें वातिक का शांति निकेतन कहते हैं भाई। यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा वातिक। इसमें कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर के चित्रांकन करते हैं। प्रमुख कलाकार उमेश चंद्र शर्मा,
जो खंडेला सीकर के रहने वाले हैं, और अब्दुल मजीद, ये याद रख लेना। अब कुछ छोटी मोटी बची हैं तो उनके नाम याद रख लेने, कहाँ की प्रसिद्ध। एक तो हाथी दांत कला पूछ ली तो जयपुर और पाली। मोठड़ा साफा, मोठड़ा का साफा पूछे तो जोधपुर। दुल्हन की ओढ़नी पूछे तो पौरी, पौरी कहलाती है दुल्हन की ओढ़नी, ठीक है ना। पछेवड़ा क्या होता है, सर्दी में ओढ़ने वाली साल क्या कहलाएगी, पछेवड़ा। पगड़ियों के प्रकार पूछ ले तो उदयशाही पगड़ी, भीमशाही, अमरशाही, जसवंतशाही, ये पगड़ियों के प्रकार हैं भाई। कुट्टी का काम, कुट्टी का काम कहाँ किया जाता है, तो कुट्टी का काम जयपुर का फेमस है और राम सिंह सेकंड के शासनकाल में ये लोकप्रिय हुआ था। प्रमुख कलाकार पूछे तो सांवल सिंह, जमुना प्रसाद, ये प्रमुख कलाकार हैं भाई, याद रख लेना। ये एक एक नाम ही है, आपको इतना याद रख लेना इसके बारे में। जो महत्वपूर्ण थी वो हमने ऊपर बात कर ली। खेल का सामान कहाँ का प्रसिद्ध है, तो हनुमानगढ़ का। नकाशीदार फर्नीचर पूछे तो बाड़मेर का। बीड़ी उद्योग आपसे पूछे तो टोंक हो जाएगा। नस्वार उद्योग आपका ब्यावर का फेमस है। छाता या फालना पाली, मेहंदी सोजत या पाली की फेमस है। और पोरवा पत्थर जो पूछे तो आपका यह देवल डूंगरपुर का फेमस है। तो ये जितनी भी हस्तकला थी उन सभी के यहाँ पर हमने डिटेल से बात कर ली है। आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा ना, विश्वास दिलाता हूँ इसी से बनेगा। आज लेक्चर जरूर थोड़ा सा लंबा हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक और बच जाता है इसी हस्तकला से संबंधित, तो वो है भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग। तो GI टैग वो किन किन पर जारी किया गया है वो उसकी हम फटाफट से बात कर लेते हैं। देखिए, ब्लू पोट्री और लोगो के ऊपर GI टैग जारी किया गया है। कोटाडोरिया और लोगो पर GI टैग जारी किया गया है। ये लोगो इसलिए लिखा कि दोनों अलग अलग किया गया भाई, पहले ब्लू पोट्री पे किया गया, फिर ब्लू पोट्री के लोगो के ऊपर GI टैग जारी किया गया था। बगरू प्रिंट के ऊपर GI टैग जारी किया जा चुका है। सांगानेरी प्रिंट पर GI टैग जारी किया जा चुका है। मोलेला टेराकोटा इसके ऊपर GI टैग जारी किया गया है और लोगों के ऊपर भी GI टैग जारी किया गया है। बीकानेरी भुजिया के ऊपर GI टैग जारी किया जा चुका है। फुलकारी जो कि गंगानगर की प्रसिद्ध है, इस पर भी GI टैग जारी किया जा चुका है। कशीदाकारी ये भी आपके बीकानेर की हैं और इसके ऊपर भी GI टैग जारी किया जा चुका है। इन सभी को याद रखना भाई, क्वेश्चन बन सकता है। कठपुतलिया जो उदयपुर की है उसके ऊपर GI टैग जारी किया गया और साथ में लोगों पर भी GI टैग जारी किया गया है। लोगो मतलब जो प्रतीक चिन्ह होता है वो। बंदेज जोधपुर का, इसके ऊपर भी GI टैग जारी किया गया है। पिछवाई जो नाथ द्वारा की है इस पे भी GI टैग जारी किया गया। थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है, इस पे GI टैग जारी किया गया है। मेहंदी सोजत की है, इस पे भी GI टैग जारी किया गया, भौगोलिक संकेतक। कोप्तगिरी ये उदयपुर की है, इस पे भी GI टैग जारी किया गया। उस्ता कला बीकानेर की है, इस पे भी GI टैग जारी किया गया है। पोकरण पोटरी के ऊपर भी GI टैग जारी किया गया और मकराना मार्बल जो है नागौर, तो उस पे भी GI टैग जारी किया गया है। तो GI टैग के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी, किस पीस पर GI टैग जारी किया गया है उसकी भी हमने यहाँ पर बात कर ली है, पूरी हस्तकला भी हमने यहाँ पर पढ़ ली है। और नेक्स्ट क्लास में कोई और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आएंगे भाई। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी है तो शेयर कर देना भाई, लाइक कर देना और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, थैंक यू।